हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो शेयर था। शेयर चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट व जो लास्ट रूल था वो है अंशों का हरण, मीन्स फॉरफिटेट ऑफ शेयर। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो अंशों का हरण नियम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो अंशों के हरण से ही पूछे जाते हैं। ये आपका शेयर का सबसे लास्ट नियम है। इस नियम के बाद आपका जो पहला चैप्टर है शेयर वो समाप्त हो जाएगा। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि ये भी थ्योरी में पूछता है कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। तो जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है, यदि कोई अंशधारी उनके अंशों को क्रय करते हैं, क्रय करने के बाद कंपनी अपने अंशों की मांग उन अंशधारियों से करती है। यदि कोई अंशधारी कंपनी के अंशों का भुगतान मांगने पे नहीं करते हैं तो कंपनी अपने अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे हम लोग अंशों का हरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग भी जानते होंगे, मान लीजिए किसी एजेंसी से हम लोग बाइक कोई खरीदते हैं और वो बाइक मान लीजिए किस्त पे लेते हैं, और यदि किस्त हम उस एजेंसी वालों को नहीं पेमेंट करते हैं तो वो एजेंसी हमारे बाइक को क्या कर लेती है? खींच लेती है, मीन्स जब्त कर लेती है। उसी तरह कंपनी भी जब अपने शेयरों को इशू करती है तो यदि कोई अंशधारी उनको परचेज करता है तो कंपनी फिर अंशों की मांग उनसे करती है। यदि कोई अंशधारी अंशों का भुगतान करता नहीं है तो कंपनी उन्हें एक सूचना देती है। सूचना के बाद भी यदि वो अंशधारी अंशों का भुगतान कंपनी को नहीं करता है तो कंपनी अपने अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे अंशों का हरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी वही रूल है, मीन्स वही 8 जनरल एंट्री होंगी, बस लास्ट में हम लोग हरण का जनरल एंट्री करते हैं। हरण में भी एक कंडीशन होता है। जैसे बाइक कंपनी ने जब्त कर लिया एजेंसी वाले, तो अपने पास तो बाइक रखेंगे नहीं, वो किसी दूसरे को पुनः निर्गमन कर देते हैं, चाहे कम पे करे चाहे अधिक पे करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। इसी तरह कंपनी भी जब किसी अंशधारी से अंशों को जब्त करती है, मीन्स उसका हरण करती है, तो उसको पुनः निर्गमन करती है। तो पुनः निर्गमन करने के लिए बोले तो एक जनरल एंट्री आपका और बढ़ जाएगा पुनः निर्गमन का। और हरण करने के बाद यदि पुनः निर्गमन होता है तो कंपनी देखती है कि उसके पूंजी संचय खाते में कितनी राशि गई है, तो दोनों का बैलेंसिंग करते हैं। जो बचता है वह हम पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि यदि कोई कंपनी अंशों का हरण करती है और उसका पुनः निर्गमन भी करे तो आपका 3 जनरल एंट्री बढ़ेगा। मीन्स जो पहले का 8 या 6 है वो बढ़ेगा, और एक हरण का जनरल एंट्री बढ़ेगा, एक पुनः निर्गमन मीन्स री इशू का बढ़ेगा, और जो तीसरा होगा वो जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं उसका जनरल एंट्री आपका बढ़ेगा। यदि केवल कंपनी बोलती है कि अंशों का केवल हरण किया गया है तो इस कंडीशन में हम पुनः निर्गमन का जनरल एंट्री नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, उसने प्रथम या द्वितीय काल का भुगतान नहीं किया, कंपनी ने उनके अंशों को हरण कर लिया, ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा। फिर बोल भी सकता है कि उसका पुनः निर्गमन किया। तो हरण का पहले जनरल एंट्री आप समझ लीजिए। जो हरण का जनरल एंट्री होता है, 8 जनरल एंट्री तो वो सेम होंगे। ऊपर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बस एक बात आपको याद करनी है, जिसका हरण किया गया है मीन जिसकी बकाया राशि होगी
कॉल्स इन एरर होगा, रिसीव करते समय उतने कम राशि को हम नहीं प्राप्त करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि एक शेयर होल्डर, एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, उसने प्रथम काल का भुगतान नहीं किया, कंपनी ने उसके अंशों को हरण कर लिया गया। तो आप जब फर्स्ट काल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट काल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट काल, तो मान लीजिए 30 रुपये फर्स्ट काल पे है तो 100 गुणे 3 मीन्स 300 रुपये आप रिसीव नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद आप हरण का जनरल एंट्री देखिए। जो हरण का जनरल एंट्री होता है वो होता है केवल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, केवल यही जनरल एंट्री होते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। लेकिन जिसका जिसका हरण करेगा उसे भी हम लोग क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए अलॉटमेंट का हरण हुआ है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिटेड। यदि फर्स्ट काल का हरण हुआ है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट काल टू शेयर फॉरफिटेड। यदि सेकंड काल का हुआ है तो शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर सेकंड काल टू शेयर फॉरफिटेड। कहने का ये मतलब है कभी कभी अलॉटमेंट फर्स्ट काल सेकंड काल तीनों एक साथ हरण किए जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप तीनों को एक साथ लिखेंगे। मीन्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट काल अकाउंट टू शेयर सेकंड काल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट्स। क्लियर हुआ? मीन्स आपका कंडीशन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मीन्स क्या कंडीशन है, यदि फर्स्ट काल को और सेकंड काल को हरण करता है तो अलॉटमेंट का नहीं करेंगे, केवल शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट काल टू सेकंड काल टू शेयर फॉरफिटेड। यदि केवल सेकंड काल को हरण करता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेकंड काल टू शेयर फॉरफिटेड। जनरल एंट्री क्लियर हुआ? कुछ स्टूडेंटों को कंफ्यूजन हो जाता है, यदि 3-4 एक साथ हरण कर लेते हैं तो कौन सा अमाउंट किस में लिखेंगे। तो मैंने हिंट में लिख दिया है कि किस में क्या लिखते हैं। मान लीजिए हरण कब करेगा, जब मैंने आपको अभी बताया हरण तभी करेगा जब बकाया राशि होगी। तो शेयर अलॉटमेंट में कौन सा राशि लिखेंगे, जो अलॉटमेंट में न प्राप्त हुई राशि। मीन्स मान लीजिए 100 अंशों का पेमेंट नहीं किया है, 2 रुपये के हिसाब से इसमें कितना जाएगा, 200 रुपये जाएगा। और इसी तरह फर्स्ट काल का मान लीजिए, फर्स्ट काल पे मान लीजिए भी 100 अंशों का पेमेंट नहीं किया है, 30 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 300 रुपये। और सेकंड काल का मान लीजिए 200 अंशों का नहीं किया है, 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना चल जाएगा, 400 रुपये। कहने का यही मतलब है कि अलॉटमेंट में न प्राप्त हुई राशि, फर्स्ट काल में भी न प्राप्त हुई राशि और सेकंड काल में भी न प्राप्त हुई राशि को लिखते हैं। शेयर फॉरफिटेड में हम लोग प्राप्त हुई राशि को लिखते हैं। मान लीजिए उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट काल का नहीं दिया, सेकंड काल का नहीं दिया, तो फॉरफिटेड का तो दिया होगा, तो आप प्राप्त हुई राशि मीन्स शेयर फॉरफिटेड में प्राप्त हुई राशि लिखते हैं। और सबको ऐड करके जो बचेगा हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और एक ट्रिक और है, मीन्स शेयर कैपिटल में पूरी हरण राशि को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 अंशों का हरण किया, उसका पूरा शेयर 10 रुपये का है, तो इसमें कितना चला जाएगा, 1000 रुपये लिखेंगे। अब 1000 आपका डेबिट में भी है तो आप नीचे जोड़ेंगे तो क्रेडिट में भी आपका 1000 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना डेबिट में होगा उतना क्रेडिट में होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, हरण की जनरल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फॉरफिटेड होता है। अगर अलॉटमेंट का हरण हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिटेड। फर्स्ट काल का करता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट काल टू शेयर फॉरफिटेड। मीन जिसका जिसका बोलेगा, एक अंशधारी या आवंटन का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट काल का पेमेंट नहीं किया, सेकंड काल का भी नहीं पेमेंट किया है, तो जिसका जिसका बोलेगा उसके शेयर को हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिटेड करेंगे। मीन्स उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कौन सा लिखते हैं, न प्राप्त हुई राशि। क्वेश्चन में बोलेगा ही कि 100 अंशों का पेमेंट नहीं किया है, 200 अंशों का नहीं किया या 300 अंशों का नहीं किया, जितने का नहीं किया है, जितना रुपए उस पर है, चाहे अलॉटमेंट पे 2 रुपये हो, चाहे आवंटन पे 3 रुपये हो, चाहे 1 रुपये हो, सबका गुणा करके हम लोग उसके सामने लिख देते हैं।
और शेयर फॉरफिटेड में प्राप्त हुई राशि को लिखते हैं। ये तो आपका हरण का जनरल एंट्री था, इसीलिए मैंने आपको एक साथ पूरा समझा दिया कि हरण की जो जनरल एंट्री होती है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बीइंग फॉरफिटेड ऑफ शेयर। ओके, ये तो हो गया आपका हरण का जनरल एंट्री। बस आप इतना ध्यान देंगे कि इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फॉरफिट ये तो होता ही है। इस तीन में जिसका जिसका हरण होगा केवल उसी का नाम लिखेंगे, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे आपका फर्स्ट कॉल हो, चाहे आपका सेकंड कॉल हो। बस इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये तो आप जानते हैं, आपको पहले ही नियम में बताया गया है। ये तो हो गया हरण का। अब हरण किए हुए अंशों को कभी कभी कंपनी पुनः निर्गमित कर देती है, उसका पुनः री इशू कर देती है, किसी दूसरे शेयर होल्डर को उसे री इशू करती है। जब प्रश्न में बोलेगा कि हरण किए हुए अंशों का पुनः निर्गमन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इसमें आपका जो होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मीन्स ये किस कंडीशन में होता है, जब पुनः निर्गमन किया जाता है। उसमें बोलेगा, मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और 100 अंशों का हरण किया गया, तो बोलेगा कि उसका पुनः निर्गमन 9 रुपए पे किया गया है। तो जितने का बेचता है उसको बैंक वाले में लिखते हैं। मीन्स 100 शेयर का हरण हुआ है, 9 रुपए का है, तो 900 रुपये कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले में। मान लीजिए 100 अंशों का हरण है, बोलेगा कि 8 रुपए का बेचा है कि 10 रुपए का या 9 रुपए का या 12 रुपए। यदि 9 रुपए का बेचता है तो 100 × 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 900। और शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल में जो अमाउंट लिखते हैं वही इसमें भी शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी आप समझ लीजिए 100 अंशों का हरण हुआ है, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1000। तो इसमें कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अभी आपको क्लियर हुआ। मीन्स जब पुनः निर्गमन करता है, जितने का कंपनी का शेयर है, यदि 10 रुपए का है उससे कम पे पुनः निर्गमन करता है तो फॉरफिटेड शेयर को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगर यही बोल देता कि उसका पुनः निर्गमन 10 रुपए का शेयर है और पुनः उसको 10 रुपए में ही बेचा गया है, तब आप इस फॉरफिटेड का जनरल एंट्री नहीं करेंगे। आपका क्लियर हुआ। जैसे मैं आपको बताया गया था ऐड पर में, ऐड पर में हम लोग फॉरफिटेड का नहीं करेंगे। यदि कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और उसका पुनः निर्गमन भी 10 रुपए में है, तब जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि 10 रुपए का कंपनी का शेयर है, 9 रुपए में पुनः निर्गमन किया है, तो क्या हो जाएगा, यही शेयर फॉरफिटेड आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। और तीसरा जनरल एंट्री जो इसमें होता है, इस हरण की राशि को देखते हैं। मान लीजिए इस हरण में 200 रुपये है और इस फॉरफिटेड में कितना है, 100 रुपये है। तो जो हरण का फॉरफिटेड है और जो पुनः निर्गमन का फॉरफिटेड है, दोनों का हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए इस हरण में मान लीजिए 200 रुपये क्रेडिट है और इस हरण में 100 रुपये क्या है, डेबिट है। तो 200 में से 100 रुपये घटा देंगे तो जो बचेगा वही कहाँ जाता है, पूंजी संचय खाते में, मीन्स कैपिटल रिजर्व में। तो उसका जो जनरल एंट्री होगा वो हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 100 रुपये आप यहाँ लिख देंगे और 100 रुपये आप क्रेडिट में लिख देंगे। मीन्स कहने का मतलब यही है, जब केवल हरण के लिए बोले तो एक जनरल एंट्री होगा और जब री इशू के लिए बोले तो 2 जनरल एंट्रियां और बढ़ जाती हैं। टोटल अंशों के हरण में 3 जनरल एंट्रियां होंगी। एक हरण का होगा,
दूसरा पुनर्निर्गमन का होगा, तीसरा हरण खाते की बाकी को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जब हरण का करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जिसका जिसका हरण हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, चाहे सेकंड कॉल का हो, सबको क्रेडिट करके टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखते हैं। शेयर कैपिटल में पूरी हरण की राशि को लिखा जाता है, अलॉटमेंट में न प्राप्त हुई राशि जो नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल में भी न प्राप्त हुई राशि। जब क्वेश्चन करिएगा तो जिसका जिसका हरण होगा केवल उसी का नाम लिखिएगा। यदि अलॉटमेंट का हरण नहीं होता है तो अलॉटमेंट का आप नाम नहीं लिखेंगे। यदि केवल सेकंड कॉल का हरण हो रहा है तो फर्स्ट कॉल का आप नाम नहीं लिखेंगे। तब क्या हो जाएगा, केवल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड। इसमें पूरी हरण राशि, इसमें न प्राप्त राशि, इसमें प्राप्त राशि। प्राप्त राशि का मतलब सेकंड कॉल का उसने नहीं दिया है तो उस पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो दिया होगा, ये आपको पता भी है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और एप्लीकेशन तो तीनों को जोड़कर कहाँ लिखेंगे, फॉरफिटेड में लिखेंगे। और री इशू का तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू के शेयर कैपिटल अकाउंट। जो इस शेयर कैपिटल में अमाउंट रहेगा वो इसमें डाल देंगे, जितने का री इशू करेगा उसको बैंक अकाउंट में लिख देंगे। दोनों के बैलेंसिंग करेंगे, करने के बाद जो बचेगा वो शेयर फॉरफिटेड में जाता है। और जो तीसरा उसके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वही मेन इंपॉर्टेंट आंसर होगा आपका। वो आंसर आएगा कहाँ से, हरण का जो क्रेडिट शेयर फॉरफिटेड है, हरण का जो क्रेडिट में शेयर फॉरफिटेड है इसके अमाउंट में से री इशू के शेयर फॉरफिटेड जो डेबिट में है उसे घटाएंगे, जो बचेगा वही इसमें लिखा जाता है। आपके एग्जाम में भी आपका एग्जामिनर इसी मेन पॉइंट को देखेगा कि उसके कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। अगर ये शेयर फॉरफिटेड नहीं होगा तो जो इस शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट रहता है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये सारे जो रूल थे ये आपके रूल फॉरफिटेड ऑफ शेयर के थे। यदि इस नियम में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो बाय मैसेज या बाय फ़ोन के थ्रू वो पूछ सकता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉरफिटेड ऑफ शेयर के आप ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 90% अंशों के हरण से ही पूछे जाते हैं। यदि केवल अंशों का हरण कहेगा तो एक जनरल एंट्री होगी, यदि उसका री इशू करता है तो आपका 3 जनरल एंट्री होगा। ये आपका टोटल जो नियम था अंशों के हरण से ही रिलेटिव था। इसके बाद यदि किसी को शेयर चैप्टर जो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर था, अगर उसमें किसी भी नियम में चाहे एट पर हो, एट डिस्काउंट हो, एट प्रीमियम हो, एक्सचेंज एप्लीकेशन मनी मीन्स आवश्यकता से अधिक आवेदन हो, चाहे कॉल्स इन एरर अवशिष्ट याचना हो, चाहे अंशों का हरण हो, किसी में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो पूछ सकता है। आप इसका थ्योरी भी याद कर लीजिएगा, जैसे अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अवशिष्ट याचना क्या है, सम मूल, कम मूल, अधिमूल, ये सब थ्योरी भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।